नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मारचूला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। 4 घायलों को आपको बता दें कि एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। 3 घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। सीएम धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं। जो भी इस घटना से संबंधित हैं, कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। नैनीताल की युवा मुक्केबाज दीपाली थापा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। साथ ही दीपाली के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आपको बता दें कि सितंबर महीने में यूएई की राजधानी अबू धाबी के एलन सिटी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, जिसमें एशियन जूनियर बालक बालिका और स्कूल बालक बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दीपाली थापा ने अपना जलवा बिखेरा। दीपाली थापा ने 33 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उत्तराखंड का नाम रोशन किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह 3 दिन बाद महाराष्ट्र जाकर बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यह जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 40 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाता है और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है, मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जा रहा हूँ, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया है। देहरादून दिल्ली के बीच बन रहे इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि जल्द इस कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा, जिसमें अभी तक 95% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से दोनों राज्यों के बीच दूरी कम हो जाएगी और आपको बता दें कि आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलने लगेगा। हल्द्वानी क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता व उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में ही भाजपा ही जीतेगी। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में एक अलग पहचान बना चुका है। केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोक कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों व जनता के विश्वास पर मुहर लगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा केदारनाथ विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारियों के साथ जुटी हुई है। हर कार्यकर्ता केदारनाथ चुनाव में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह भी केदारनाथ का दौरा कर चुनाव का प्रचार करेंगे। केदारनाथ में जब से उपचुनाव दुर्भाग्य से शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में वहाँ पे निराशा थी कि अपना विधायक नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये क्षेत्र भले ही माननीय विधायक जी नहीं है, ये क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ। और लगातार उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बाद लगातार उस क्षेत्र के काम किए हैं। अन्य विधायक, अन्य जो क्षेत्रों के प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी लगातार उस क्षेत्र से संपर्क में थे और बहुत काम इस पिछले 5 महीनों में वहाँ किए गए हैं। जब से विधानसभा का चुनाव घोषित हुआ है और घोषित होने के बाद सब कैंडिडेटों में अनेक हमारे दावेदार थे और एक से एक बढ़कर थे, लेकिन महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए और साथ ही 2 बार उस क्षेत्र से विधायक रही। वर्तमान में महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वो एक मजबूत प्रत्याशी हैं। लगातार 2 बार उस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और क्षेत्र से उनका लगातार जुड़ाव बना है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। कार्यकर्ताओं में उत्साहित होकर उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो केदारनाथ क्षेत्र वैसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वाला क्षेत्र है, उनकी लगातार उसमें भी दृष्टि रहती है। उनके लगाव का भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसा लगातार उस क्षेत्र में काम किया है, अनेकों कार्य जो आगे होने वाले हैं उनको उनके निर्देश में वो होने हैं, तो उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ये निश्चित रूप से यह विधानसभा हम बड़े अंतर से चुनाव में जीतेंगे। रुड़की में निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और नगर विधायक का पुतला फूंककर नारेबाजी की। उन्होंने मामले में आपको बता दें कि कमीशन खोरी का आरोप लगाया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के साथ ही विभागीय कार्रवाई करने की भी मांग की है। सरकार को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, पीडब्ल्यूडी मंत्री को, इस सरकार के मुखिया को, रुड़की के नगर विधायक को, हरिद्वार के सांसद को दोषी मानता हूँ। हमारी मांग यह है कि सोलानी नदी का पुल 18 महीने से नहीं बना, उसके लिए वैकल्पिक रपटा जो बनाया गया वो पहली बारिश में बह गया। जो पैदल चलने के लिए पुल बनाया जा रहा था वो हल्की सी झोंक नहीं बर्दाश्त करा। आखिर क्वालिटी ख़राब क्यों लगाई जा रही है? आखिर मौके पे जो है क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? कौन दोषी है? विभाग है, मंत्री है। विधायक जी को ये बताओ कि इस पुल में नीचे से कोई सपोर्ट नहीं थी, ये हैंगिंग ब्रिज है। विधायक जी जो इसके डीपीआर पढ़ो। नहीं वो तो पानी देने से पहले गिरा। क्या रपटा जो है वो विपक्ष ने मंत्र पढ़ा गया, गायब हो गया। रपटे की क्वालिटी हमने बनते समय बता दी थी कि खराब है और ये एक बारिश नहीं झेल पाएगा और वो सच साबित हुई। आप पुल पे चलो, मैं अभी रुड़की CBRI के स्ट्रक्चर इंजीनियर को लेकर चलता हूँ, जो सबसे बड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर है चौरसिया, वो बता देंगे उसकी क्वालिटी सही है गलत है। आप हम तो सड़कों पर रहेंगे और थाने में जाएंगे, इनके खिलाफ FIR कराएंगे।
रुड़की में गंग नहर के ऊपर बना निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुल गिरने के विरोध में जमकर विरोध किया और पुतला भी फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि पुल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो पुल के जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये पुल जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से ये दुर्घटना हुई है। इसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जो मजदूर थे वे दिवाली की वजह से छुट्टी पे गए थे, इसलिए हादसा होने से बच गया। उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी उन्हें कार्रवाई चाहिए, नहीं तो कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरकर और धरना प्रदर्शन करेगी। रुड़की से एनबी के लिए अकील अहमद। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ सीट के लिए आपको बता दें कि टिकट बंटवारे पर भाजपा ने दिवंगत विधायक शैला रानी राउत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नोटियाल को टिकट दे दिया है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैला रानी राउत की बेटी ऐश्वर्या राउत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया है, और क्योंकि शैला रानी राउत ने पूर्व में बतौर कांग्रेस विधायक के तौर पर केदार घाटी में विकास कार्य किए हैं, इसलिए उनकी बेटी की आपको बता दें कि उपेक्षा जायज नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं, और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं, तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए कहा है कि शैला रानी जी की पुत्री का भाजपा ने अपमान किया और जनता इस अपमान का बदला लेगी। आज केदार घाटी में जिस तरीके से जनता पिछले 7 सालों से सरकारी उपेक्षा झेलने के लिए मजबूर है, घाटी का पूरा कारोबार चौपट हो गया है। केदारनाथ धाम में हकूकधारियों के साथ प्रशासन ने जो जातियां की हैं वो किसी से छुपी नहीं है। 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, आदरणीय शंकराचार्य जी का अपमान क्यों किया गया, केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब जनता पूछ रही है और भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है, इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। शैला रानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है, हमारा अपना परिवार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भी है और बेहतर भी है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर के विधायक ने अपने क्षेत्र में बढ़ते नशे के खिलाफ बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ 5 नवंबर को पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें कि इस पदयात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। अरविंद पांडे ने कहा कि आज समाज से नशा इस कदर बढ़ गया है कि जिससे छात्रों और युवाओं पर नशे का गलत असर पड़ रहा है, इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए बीजेपी विधायक पदयात्रा निकालेंगे। अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि पीएम मोदी का यह भी कहना है कि नशे से दूर रहें और इसी आह्वान पर सामाजिक लोगों को भी आगे आकर इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। नौजवान बच्चों के अंदर चेतना लाने के लिए, ताकि हमको नशे से बचना है और यह काम
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का मुख्य काम है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि किसी कीमत पे युवा पीढ़ी नशे में लिप्त ना हो। तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जन सहयोग के माध्यम से मैं पैदल मार्च मंगलवार को करने जा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से समस्त जनमानस से, अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं, बहनों, बेटियों से मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस देश के भविष्य को बचाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बच्चों के अंदर एक नई चेतना लाने के लिए, और नशा ये हमको खोखला कर देगा, इसके खिलाफ, नशे के खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाना है। इसीलिए कल मंगलवार को प्रातः 9:30 बजे चक्की मोड़ पे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और पैदल मार्च जो मेरा होने वाला है उसमें सब लोग साथ चलकर युवाओं को हम प्रेरित करें। अल्मोड़ा बस दुर्घटना पर एम्स ऋषिकेश के पीआरओ संदीप सिंह ने कहा कि 3 लोगों को यहां अस्पताल लाया गया है और एक और घायल व्यक्ति को भी यहां लाए जाने की संभावना है। अभी 3 लोग हमारे पास आए हुए हैं। यह बड़ी हृदय विदारक दुर्घटना जो है हुई है। बस जो है मारचूला एक जगह है, वहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ऐसी सूचना हमें मिली हुई है। अभी तक तो एम्स में बस केवल 3 पेशेंट ही आए हुए हैं और तीनों की हालत जो है नाजुक बनी हुई है। जिसमें से एक पेशेंट के बारे में ये हमें डिटेल मिल चुका है, उसका नाम अशोक कुमार है। बाकी दोनों लोग जो है बताने वाली कंडीशन में नहीं है। अभी एक पेशेंट और आने की संभावना है और जैसे ही आते हैं हमारे जो है चिकित्सक जो है मुस्तैद है, वे जल्दी से जल्दी उनका इलाज करने में लगे हुए। इवन हमारे एक डॉक्टर मधुर उनियाल भी जो है वहाँ पे गए हुए हैं और वरिष्ठ चिकित्सक है वे वहाँ पे असेसमेंट के लिए पहुंचे हुए हैं। जिन पेशेंट को जो है तुरंत यहाँ पे लाने की आवश्यकता होगी, पहले एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पे लाया जाएगा। एम्स के डॉक्टरों द्वारा किस तरह वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है सर, और यहाँ पर क्या जो पेशेंट है किस तरह यहाँ पे इलाज? नहीं, एम्स के डॉक्टर पूरी तरीके से तैयार है और इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें हमेशा एम्स मुस्तैद रहता है। जब भी इन चीज़ों की जरूरत होती है हमारी ट्रामा टीम जो है एक्टिव रहती है और वे तुरंत जो है इस चीज़ को मैनेज करती है। जैसा आपने अभी देखा भी है कि ट्रामा टीम ने तुरंत जो है सभी लोगों को अलग किया और 3 पेशेंटों को अलग से जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से हम हमेशा मुस्तैद रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों पेशेंटों को बचाया जा सके, जैसा डॉक्टर ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड का माहौल कई जगह खराब होता नजर आ रहा है। खास तौर पर सांप्रदायिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहले उत्तरकाशी, चमोली, अब श्रीनगर, गढ़वाल, इन तीनों ही जगह में सांप्रदायिक घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार अपने एक बात को दोहरा रहे हैं और एक बात फिर से उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हैं वह सभी बाहरी हैं। वो सभी बाहर से आकर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस बात को शुरू से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो मूल मुस्लिम समुदाय है उसको आप विचार करना पड़ेगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन लोग आ रहे हैं, तुम्हारा सारा लेकर कौन इस देवभूमि के माहौल को खराब कर रहे हैं। आखिर उनके कड़ाई से विरोध करने की आवश्यकता है। हम शांत भाव से रहने वाले लोग हैं। उत्तरकाशी के अंदर वो चाहे हिमाचल की घटना हो, उत्तरकाशी में दूसरा विषय है, हिमाचल के अंदर तो मुस्लिम बंधुओं ने खुद ही अब मस्जिद को तोड़ना शुरू किया है। तो जहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं, देवभूमि के शांत स्वरूप को बिगाड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार उन पर कड़ाई से निपटेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस प्रकार की घटनाएं जो एक षड्यंत्र के तहत जिनको अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे अपराधियों को उत्तराखंड की सरकार बख्शने वाली नहीं है। चमोली, उत्तरकाशी और अब श्रीनगर, गढ़वाल में जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि सभी घटनाएं वह लोग कर रहे हैं जो बाहर से आ रखे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने महेंद्र भट्ट के इस बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर यहाँ सब घटनाएं भाजपा के ही शासन में क्यों हो रही हैं? पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। क्या इस देश के अंदर पहले अल्पसंख्यक नहीं रहते थे? तो इस तरह से जो बाढ़ आ रही है आज उत्तराखंड में, एक के बाद एक जिले को टारगेट किया जा रहा है। और आज उत्तरकाशी के आपके जो विधायक हैं चौहान जी, उनका बयान समाचार पत्रों में छपा है और उससे साफ पता चल रहा है कि ये उत्तरकाशी में जो बवाल मचा उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था।
तो कहीं ना कहीं ये जो सारी घटनाएं हैं इनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मानते हुए पुलिस प्रशासन पर ही इसको छोड़ देना चाहिए। इस पर महेंद्र भट्ट या किसी भी नेता को राजनीतिक रोटियां सेकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला सौहार्द का है और चिंगारी जब भड़केगी तो आग का गोला तो फिर सबको अपने चपेट में लेगा। श्रीनगर में भी एक 10 साल की बहुत बड़ी बात होती है, तो आप किस तरीके से? मैंने कहा ना, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। उस बच्ची को ढूंढने से लेकर उस बच्ची का पता करने तक महेंद्र भट्ट तो दौड़ेंगे नहीं या दूसरे लोग तो जाएंगे नहीं ढूंढने के लिए। तो कानून व्यवस्था की जो बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो श्रीनगर में हुई है। हो सकता है वो बच्ची अपनी मर्जी से गई हो, लेकिन क्योंकि वो नाबालिग बच्ची है तो इसलिए भी ये मामला और ज्यादा संगीन हो जाता है। और हमने भी समाचार पत्रों से पढ़ा, बहुत दुखद घटना है और उसके परिजनों पर जो बीत रही होगी वो अलग है अपनी कहानी। लेकिन महेंद्र भट्ट के हाथ में कुछ नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगी कि जैसे आप बलात्कारों को नहीं रोक पाए, आप थूक जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद पर तो बहुत मुखरता से बात रखते हुए नजर आए, रेप जिहाद पर आपने कभी कुछ नहीं बोला। इसीलिए तभी हम कह रहे थे समय पर नकेल कस लेंगे तो घटनाओं में कटौती हो जाएगी। इतनी घटनाएं जो हैं बाढ़ की तरह यहाँ नहीं आएंगी। लेकिन आपने क्योंकि उस वक्त जो है सब कुछ चंगासी कह दिया, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने कह दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रदेश में सब बढ़िया चल रहा है, कानून व्यवस्था चकाचक और टकाटक चल रही है, उसी की वजह से आज आपकी अनदेखी की वजह से ये सारी घटनाओं की पुनरावृत्ति। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।